अपने आवास पर बैठक की। बैठक से बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने एक बार फिर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संवेदना की मां ने कहा उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है। पुलिस कह रही है रेप नहीं हुआ। बड़ा सवाल है कि संवेदना के परिवार को पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। ये गंभीर आरोप हैं पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की मृतक छात्रा संवेदना की मां का। संवेदना की मौत को 19 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस मौत की वजह का खुलासा और गुनहगारों का चेहरा बेनकाब नहीं कर पाई। हालांकि जांच तेजी से करने का दावा किया जा रहा है। समीक्षा पर समीक्षा बैठक हो रही है। एक समीक्षा बैठक डीजीपी विनय कुमार के आवास पर भी हुई एसआईटी के अधिकारियों के साथ। डीजीपी की समीक्षा बैठक में संवेदना के घर वाले भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। मृतक छात्रा संवेदना की मां ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस बिक चुकी है। पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले। हाँ। मृतक छात्रा संवेदना के पिता ने कहा इंसाफ के लिए आए थे, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। ऐसे में सवाल है, नीट की छात्रा संवेदना के परिवार को पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? बता दें, पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 11 जनवरी को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक छात्रा के घर वाले शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। अब जबकि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और डीजीपी खुद बार बार समीक्षा कर रहे हैं, बावजूद इसके परिवार के लोगों का पुलिस पर आरोप बरकरार है। घर वाले इस बात से नाराज हैं कि पुलिस रेप की बात को क्यों नकार रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। संवेदना की मां ने कहा उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस बिक चुकी है। मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे कहा रेप हुआ ही नहीं है। संवेदना ने खुदकुशी की है। अब पुलिस पर संवेदना की मां के बड़े आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जो लोग ये कहते थे कि पताल से ढूंढ लेंगे, क्या हुआ भाई? पताल से तो नहीं ढूंढा। सुनने में आ रहा है कि ऊपर का आदेश है कि तुम लोगों से मामला नहीं संभल रहा है, भेज दो सीबीआई को। तो सीबीआई को सौंपने की भी तैयारी है ताकि वहां भी रफा दफा हो जाए। यानी पूरे परिजन के जो लोग हैं उनका मानना है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। नीट मामले में आखिर ऐसा क्या है जिसे पुलिस छुपा रही है? परिजनों को पुलिस साफ साफ जवाब क्यों नहीं देती? आखिर इतना बड़ा मामला जिसे पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है और उसकी संदिग्ध मौत को आत्महत्या करार देने का प्रयास कर रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना पुलिस ने अब तक की जांच में जो तथ्य सामने रखे हैं वे वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित है। यदि किसी स्तर पर चूक हुई है तो कानून अपना काम करेगा। हम संवेदना की मां के दर्द और उनके पीड़ा को पूरी तरह समझते हैं। एक बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, बिहार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती दिख रही है। सवाल है कि कौन कौन हैं वो 4-5 युवक और क्यों जांच की सुई इन्हीं 4-5 युवकों पर आकर टिक गई है। इस रिपोर्ट से समझिए। नीट छात्रा संवेदना के कितने गुनहगार, कहां तक पहुंची संवेदना के मौत की जांच? पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर अब तक 19 दिन बीत चुके हैं,
लेकिन पुलिस और एसआईटी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। डीजीपी के साथ ही खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी बार बार समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस पूरे केस का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल बिहार के हर व्यक्ति के दिमाग में घूमता रहेगा। हालांकि नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती दिख रही है, जिसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा और जहानाबाद का 2 युवक शामिल है, जिसमें एक छात्रा का करीबी है जबकि दूसरा जहानाबाद का ही छात्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल संवेदना के कपड़े से स्पर्म के जो सैंपल मिले थे उसे लेकर एफएसएल का दावा है कि वो 18 से 21 साल के युवक का हो सकता है और अब तक जिन 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उनमें यही 4 से 5 युवक हैं जो सबसे कम उम्र के हैं। ऐसे में पुलिस की जांच सबसे ज्यादा अब इन्हीं संदिग्ध युवकों पर आकर टिक गई है। देखना होगा कि कब तक जांच टीम गुनहगार के चेहरे से नकाब हटाती है और वो चेहरा किसका होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में दरिंदगी की वारदातों से सनसनी मची है। हवस के भूखे हैवान जघन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कैमूर, आरा और सहरसा में दरिंदों ने हैवानियत का नंगा नाच किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं, इन 3 जगहों की जघन्य वारदात से आप समझ सकते हैं। कैमूर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरा में नाबालिग को बंधक बनाकर दरिंदों ने हैवानियत का नंगा नाच किया। सहरसा में सदर अस्पताल के सुनसान कमरे में नाबालिग से रेप की कोशिश की गई। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में वहशी दरिंदे हर जगह घूम रहे हैं। कैमूर में नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की और फिर दुष्कर्म का अश्लील वीडियो तक बनाया। अश्लील वीडियो दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल किया गया और फिर कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अश्लील वीडियो के आधार पर तीसरा युवक भी ब्लैकमेल कर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। परिजनों ने घटना की जानकारी थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 घंटे के भीतर तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके माता पिता उस बच्ची को लेकर के आज ही थाने पे आए थे। कैमूर पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई, चैनपुर थाना में इसकी एक टीम एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाई, जिसमें महिला पुलिस पदाधिकारी वगैरह भी थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरा में भी हैरान करने वाली वारदात सामने आई। नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 5 दिनों तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप का आरोप गांव के ही पिता और पुत्र पर है। दोनों ने हथियार की नोक पर बंद कमरे में हैवानियत का नंगा नाच किया। दरिंदगी के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक 13 वर्षीय बच्ची को बंदूक के नोक पर इस सुशासन की सरकार में उठाया जाता है और दुष्कर्मी के द्वारा 1 सप्ताह अपने घर में रह करके दुष्कर्म किया जाता है और इसके बाद भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लड़की किसी तरह 7 दिन के बाद भाग करके अपने घर में आई। जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग युवती के साथ तकरीबन 5 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और हद तो तब हो गई जब उसको वहां घर में बंधक बनाकर छोड़कर जो आरोपी है वो फरार हो गया। इस तीसरी तस्वीर सहरसा की है, जहां सदर अस्पताल के 2 मंजिला भवन के सुनसान कमरे में 2 युवकों ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। लड़की किसी तरह भागकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां नर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। सभी नर्स दौड़कर उस कमरे में गयी और आरोपी का वीडियो भी बनाया गया। एक युवक को पकड़ने की कोशिश की गयी, लेकिन युवक हाथ छुड़ाकर भाग निकला। दूसरा आरोपी भी मौके से भाग खड़ा हुआ। बिहार में हैवानियत की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या वहशी दरिंदों में कानून का खौफ नहीं है? हवस के भूखे हैवान यूं ही दरिंदगी करते रहेंगे? दरिंदों का पुलिस सही इलाज नहीं कर पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह, आरा से चंदन कुमार के साथ
सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन के खेल ने सबको चौंका दिया है। शहर के सकरा और बघ नगरी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध बिक्री का खेल चल रहा है। भू माफिया और बिचौलियों की इस करतूत पर प्रशासन अब सख्त नजर रखने लगा है। देखते हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। ये खेल जमीन का है, ये खेल मिली भगत का है, ये खेल भू माफिया और बिचौलियों का है और इसीलिए ये खेल गंदा है। अब जान लीजिए कि मामला है क्या। मुजफ्फरपुर शहर के सकरा और बघनगरी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध बिक्री का खेल चल रहा था, वो भी लंबे वक्त से। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ग्रामीण और मुखिया जी का। वर्षों से जो सरकारी भूमि है उस पे अवैध दखल कब्जा अतिक्रमण लोगों का है। इसी में कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी कर दिया है एक दूसरे को। जैसे सामने एक पोखर है 1536, उसका रकबा है 1 एकड़ 45 डिसमिल, उसमें से कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी ले लिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है, जिसे बताने वाले कहते हैं कि सबकी मिली भगत से ये धंधा चल रहा है और जल्द कुछ नहीं किया गया तो सरकारी जमीन कहां गायब हो जाएंगी ये कोई नहीं जानता। यहाँ पे करीब 10 से 12 एकड़ जमीन जो है कि बिक चुका है, निजी कब्जे में चला गया। हाँ, निजी कब्जे में चला गया है और पत्राचार हमने बहुत सारा किया लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला सामने आया तो पड़ताल शुरू की गई। प्रशासन जागा और अधिकारी सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। तभी तो मुजफ्फरपुर के डीएम ने इसे गंभीर मामला माना और जांच के आदेश दे दिए। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने भू माफिया और बिचौलियों के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। मिली है, एसडीओ को बोला है कि इसको एक बार चेक करवा लें कि जो दावा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ के मुखिया जी कर रही हैं कि लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की है, तो इस तरह का अगर साक्ष्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग, अगर कोई सरकारी कर्मी होंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। फिर भी हमने कहा है कि बिना जांचे परखे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आरोप गलत होगा तो आप पर भी कार्रवाई करेंगे, आरोप सही होगा तो इन पर एक्शन होगा। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन के मामले में अब प्रशासन की कड़ी नजर है। भू माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि हमने जब जिलाधिकारी सुब्रत सेन से बात की है तो उन्होंने बताया है कि यह बात संज्ञान में आया है और इसकी जांच वो अब कराने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में कार पुल से नहर में जाकर गिर पड़ी। कार रात भर नहर में डूबी रही। कार में सवार 2 लोग गहरे पानी में समा गए और इस हादसे ने नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की याद दिला दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर की इस तस्वीर को देखिए। नहर से कार को क्रेन के जरिए निकाला जा रहा है। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा है। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। ये तस्वीरें नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की याद दिला रही है। जिस तरह से युवराज मेहता को समय पर मदद नहीं मिली और वो धीरे धीरे कार समेत पानी में समा गए, ठीक उसी तरह मुजफ्फरपुर के एकमा चौक के पास कैनाल नहर पर बने पुल के पास बड़ा हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरी। हादसा देर रात हुआ। अगर समय रहते मदद मिलती तो कार सवारों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कार रात भर नहर में डूबी रही, किसी को पता नहीं चला। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नहर में डूबी कार को देखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
कार में सवार बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी मौत के मुंह में समा चुके थे। इस दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। पुलिस ने सुबह में गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। नोएडा में जिस तरह से इंजीनियर युवराज मेहता को समय पर मदद नहीं मिली और वो मौत के मुंह में समा गया, ठीक उसी तरह से मुजफ्फरपुर में रात भर कार नहर में डूबी रही। कार में सवार 2 लोग मौत से संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिर में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। दोनों गहरे पानी के आगोश में चले गए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं थप्पड़बाज पुलिस की। कानून के रखवाले ही कानून को ताक पर रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान सभी कागजात होने के बाद भी युवक को थप्पड़ जड़ दिया। के लिए मार रहे हो? मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। टावर चौक के पास एक वायरल वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे कानून के रखवाले ही कानून की सीमा पार कर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के टावर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक सवार युवक की दस्तावेज जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि युवक के पास सभी जरूरी कागजात थे, लेकिन बावजूद पुलिस ने उसकी गाड़ी रोक दी। जैसे ही युवक ने इस कार्रवाई का विरोध किया, वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने युवक को थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद दारोगा भी युवक को खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए। इस घटना ने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की इस हरकत पर गुस्सा जता रहे हैं। कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं और ऐसे थप्पड़बाज पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। हमारा संदेश साफ है कि कानून के रखवालों को कभी भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। उनके ऊपर जनता का भरोसा निर्भर करता है और ये भरोसा तभी कायम रहता है जब वो कानून के नियमों का पालन करे। निष्पक्ष और संयमित रहना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। गांजे की खेप नेपाल से यूपी ले जाने की तैयारी थी। ये कार्रवाई बथवरिया थाना क्षेत्र के चूड़ी हरवा पटखौली गांव में की गई, जहां पुआल के ढेर में 2 क्विंटल 3 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने कार्रवाई कर गांजा जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। एसपी रामानंद कौशल के मुताबिक पुलिस अब इस गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि नेपाल से बेतिया और बगहा के रास्ते से होकर के यूपी जो टीम ले जाती है, उसी टीम के तस्कर इसमें सदस्य सक्रिय हैं, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और सत्यापन कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बताते हैं, जहां आदमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हथियारबंद अपराधियों ने एक डॉक्टर दंपति के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। और इस दौरान हथियारबंद अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर महिला डॉक्टर से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर हथियारबंद अपराधियों ने पीड़ित दंपति के बुजुर्ग माता पिता से मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद बोलेरो सवार हथियारबंद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से हथियारबंद अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देख रहे हैं कि 4 लड़के थे जो गन पे ऐसे मेरे हस्बैंड को लेके सीढ़ी से नीचे ट्रैक कर रहे थे। ऑब्वियसली हालत तो खराब। फिर हम वहीं पे थे, एक लड़का ऊपर चढ़ गया, मेरे पास आ गया, उसके हाथ में भी गन था। फिर वो बोलने लगा कि ये जितना जो है तुम्हारा ऑर्नामेंट्स, चिल्लाओ मत। पहले तो बोला चिल्लाओ मत, नहीं तो मार देंगे। ये कंटिन्यूसली वो लोग बार बार बोल रहे थे। और वो गन पे मेरे चेन को, ये उसको चेन दिख गया।
छीन लिया, ऐसे स्नैच किया, फिर हाथ में बैंगल्स दिखा, वो स्नैच किया, कान भी बोला। डॉक्टर साहब की जो वाइफ थी उनसे एक चेन और चूड़ी लेकर वो लोग चला गया और जो गेट था उसको फांद कर चला गया। कितनी की संख्या थी अपराधियों की? डॉक्टर साहब ने जो FIR दिया तो उसमें उन्होंने 5 बोला है कि गाड़ी, एक वाइट कलर का बोलेरो न्यू गाड़ी था, उसमें 5 लोग उन्होंने देखा, लेकिन घर के अंदर 4 लोग आए थे। और अब बात करते हैं बाढ़ की, जहां मंच धंसने से खेल मंत्री श्रेयसी सिंह बाल बाल बची हैं। मंच पर अधिक लोग जमा होने से हादसा हुआ, लेकिन मंत्री सुरक्षित हैं। दरअसल विकसित भारत कार्यक्रम में मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची हुई थी, इसी दौरान ये हादसा हो गया। मंच पर मंत्री लोगों की समस्या का आवेदन ले रही थी, तभी मंच धंस गया। वहीं श्रेयसी सिंह को तुरंत उनके सुरक्षा कर्मी के सहयोग से नीचे उतारा गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, जब मंत्री श्रेयसी सिंह वहां लोगों से बातचीत कर रही थी, उनके आवेदन ले रही थी, तभी अचानक मंच धंस जाता है। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीओ के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए कोचस के सीओ गए हुए थे। सीओ विनीत व्यास के साथ मारपीट हुई है। एक हमलावर जुगनू सिद्दीकी गिरफ्तार किया गया है। अंचलाधिकारी ने एक नामजद समेत 50 हमलावरों पर केस दर्ज कराया है। कोचस बाजार की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ भिड़े हुए हैं और सीओ विनीत व्यास के साथ मारपीट की गई है। इस अतिक्रमण के साथ साथ जो है अपना रोजी रोजगार करते हुए परिवार का पालन पोषण करता है, तो अतिक्रमण स्वागत योग्य है। लेकिन उस तमाम लोग जो इस अतिक्रमण के चपेटे में अपने व्यवसाय को चलाकर लोगों का जीविका का साधन के साथ अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे, उनके लिए भी जगह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तेजी के साथ आप अतिक्रमण हटाए हैं, उस तेजी के साथ पुनः व्यवस्था करते हुए सभी व्यवसायियों को, छोटे मोटे खोमचा ठेला वाले जो भी भाई परिवार हैं, उन सबके लिए आप जगह सुनिश्चित करें ताकि उन अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। दरभंगा में लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में हजारों कौवों की मौत हो चुकी है। लगातार कौवों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पार्षदों की माने तो अब तक 10,000 कौवे काल के गाल में समा चुके हैं। पशुपालन विभाग द्वारा मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए 12 जनवरी भोपाल लैब इससे पहले भेजे गए थे, जहां रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कौवों की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कौवों को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीके से दफनाया जा रहा है। वहीं पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म टीम में भेजकर सेरोलॉजिकल सर्वेलेंस मुर्गियों के खून में एंटीबॉडी की जांच करके बीमारी बर्ड फ्लू की पता करने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के बाद जो है भागलपुर में कल आई है शाम को लेट नाइट रिपोर्ट, तो उसमें पॉजिटिव पाया गया कि बर्ड फ्लू का जो है पुष्टि हुई। तो आज भी हम लोगों ने आए हैं, सुबह में देखा कि बहुत सारा कौवा, हजारों, कम से कम 10,000 कौवों को हम लोगों ने, मरा हुआ कौवा, मृत कौवों को हम लोगों ने आज जेसीबी मंगा के गड्ढा करके उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया। और यहाँ कलेक्ट करा के उसे गाड़ दिया गया और उसका सैंपल भेजा गया कलकत्ता एक जांच होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में जांच होता है। देर रात 9 बजे उसकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव बर्ड फ्लू। तो जैसे ही आई तो हम लोग सुबह से एक्टिव हुए। नगर निगम के कर्मियों ने पूरे सुरक्षा मानक अपना करके कलेक्ट किया है, तो 10,000 से ऊपर की संख्या है। आज कितनी कौवा देखा गया है? आज तो लगातार हमारे सामने गिरते हुए देखा है, मतलब मरते हुए। जैसे ही जो सुबह ठंड थी, गिर रहा था और 1 से 1.5 मिनट में जा रहा था। और अगली खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां फर्जी शपथ पत्र कांड में डिप्टी सीएम के निर्देश के 24 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस खाली हाथ लौट गई। बहुचर्चित फर्जी शपथ पत्र एवं भूमि
नामांतरण मामले में पुलिस आरोपी के घर पहुंची। आरोपी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। 9 साल पहले मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने के इस गंभीर मामले में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी मोहम्मद इस्लाम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आवास पर गई, लेकिन आरोपी ने बीमारी और उम्र अधिक होने को लेकर कोर्ट में आवेदन देकर पुलिस के आने से पहले ही रोक का आदेश कोर्ट से ले लिया, जिसके बाद पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। और बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क पर दलित महिला का दाह संस्कार करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। दरअसल कल बीच चौराहे पर महिला झपकी देवी का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने कर दिया, जिसके बाद डीएम ने पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बात की। डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि जिस रास्ते से लोग शमशान घाट तक जाते थे वो रैयती जमीन और रैयत ने उस जमीन पर दुकान बना दिया है, जिस कारण रास्ता बंद हो गया। वहीं डीएम ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है और स्थानीय प्रशासन से स्पष्टीकरण भी मांगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सभी स्थानीय से बात की गई है और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है कि यदि वहाँ पे जो रैयत है वो एनओसी दे देते हैं तो वहाँ पर हम लोग योजना के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोग आसानी से श्मशान घाट तक पहुँच सकें। तो काफी हद तक लोग वहाँ पे सहमत थे। वहाँ पर डीडीसी की अध्यक्षता में एक समिति भी वहाँ जांच कर रही है। डीडीसी है, उसमें एएसपी ट्रैफिक है एवं जिला कल्याण पदाधिकारी हैं और ये शाम तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी सहायता दी जानी है सरकारी, वह भी दी जा रही है। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां विश्वविद्यालय में एक तरफ सीनेट की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। एबीवीपी के छात्र मीटिंग हॉल के पास पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। बाद में कुलपति विवेकानंद सिंह खुद छात्रों से मिलने पहुंचे और छात्रों की समस्याएं सुनी गई। एबीवीपी के जिला महामंत्री नीतीश कुमार निक्कू ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। रिजल्ट दिए तो जब रिजल्ट दिए तो सभी लोग देखे हम लोग कि किनका किनका चयन हुआ है। हम लोगों को लगा कि घोर धांधली हुई है, तो फिर विधि साहब को लगा कि नहीं, धांधली हम पूरा नहीं कर पाए। ये क्या किए, रिजल्ट दे करके रिजल्ट को डिलीट कर लिए। जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किए, हम लोग जब दूरभाष के माध्यम से उनसे बात किए तो वो बोलते नहीं ये टेक्निकल इश्यू है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। और टेक्निकल इश्यू के नाम पर 5 विषयों में इन्होंने सभी का स्थानांतरण फिर से चेंज किया, रिजल्ट चेंज करने का काम किया है। देखिए मैं काम करने के लिए आया हूँ और जब तक रहूंगा काम करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये भी मैं बोलता हूँ, बोल रहा है ना, मन तो करता है कि मैं अभी रिजर्वेशन देके चला जाऊं। इतना ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। और अगली खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां ऑपरेशन मुस्कान का बड़ा असर देखा गया है। जिला पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत 40 लोगों की खुशी को लौटा दिया है। गायब या चोरी हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद कर उन्हें लौटा दिया। सिवान एसपी पूरण कुमार झा ने लोगों को लौटाया है। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं अपनी मोबाइल मिलने की आस छोड़ चुके कई लोगों को जब अचानक मोबाइल मिला तो उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। में जो भी लोगों के मोबाइल खोए हैं या गलती से कहीं छूट गए हैं, आज उन सभी व्यक्तियों को बुला करके उनका मोबाइल यहाँ दिया जा रहा है। अभी तक 40 मोबाइल है जो पिछले 1.5 माह में हमारी टीम ने रिकवर किए हैं। और इसी के साथ